6 सितंबर 2019 की वो सुबह मुझे बहुत अच्छे से याद है। हाँ मुझे भी। टीवी स्क्रीन्स पर ना एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हो रही थी। और पूरे देश में जैसे जश्न का माहौल बन गया था। बिल्कुल, मतलब पुलिस पर फूल बरसाए जा रहे थे, मोहल्लों में मिठाइयां बंट रही थीं। एकदम सही कह रहे हैं आप। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हमने अपराध के खिलाफ ना कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। हाँ, वो तेलंगाना का मशहूर चाटनपल्ली एनकाउंटर था, जिसे दिशा केस के नाम से भी हम सब जानते हैं। उस दिन हम सबको लगा कि बस अब अपराधियों में ऐसा खौफ बैठेगा कि कोई दोबारा ऐसा घिनौना काम करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ? वही तो। आज जो रिसर्च और डेटा हमारे सामने है ना, वो एक बहुत ही भयानक सच्चाई बयां करता है। उस जश्न वाले दिन के बाद से हमारे देश में 1.5 लाख से ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज हो चुके हैं। 1.5 लाख? हाँ, 1.5 लाख। और ये तो सिर्फ वो हैं जो रिकॉर्ड तक पहुंचे हैं। बाप रे। और यही वो कड़वा सच है जिस पे हम आज की इस गहरी चर्चा में रोशनी डालने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि चलो न्याय हो गया, लेकिन असल में वो सिर्फ एक भ्रम होता है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा का मिशन भी यही है। हमारे सामने जो रिसर्च है, जो सोर्स है, द पैराडॉक्स ऑफ पनिशमेंट एंड द इल्यूजन ऑफ जस्टिस। हाँ, एग्जैक्टली। ये कोई आम लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब ये कोई बोरिंग सी रिपोर्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात की बहुत ही गहरी और साइकोलॉजिकल पड़ताल है कि अपराध, सजा और न्याय को लेकर हमारी जो बुनियादी सोच है ना, उसमें कितनी बड़ी खामी है। हाँ, उसमें पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब भी समाज में कोई जघन्य अपराध होता है, जैसे कोई भयानक हत्या या रेप, तो हमारा खून खौल उठता है ना। स्वाभाविक है। एक समाज के रूप में हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम सभी तुरंत एकदम एक स्वर में अपराधी के लिए सबसे कठोर सजा की मांग करने लगते हैं। हम कहते हैं फांसी दे दो। फांसी दे दो, बीच चौराहे पर गोली मार दो। और सच कहूं तो ये बहुत ही नेचुरल, एक ह्यूमन रिएक्शन लगता है। देखिए, ये स्वाभाविक लगता जरूर है, लेकिन इस रिसर्च का सबसे पहला और शायद सबसे विवादित दावा यही है कि हमारी ये जो प्रतिक्रिया है ना, ये असल में हमारी अपनी स्वतंत्र सोच है ही नहीं, इंडिपेंडेंट थॉट नहीं है ये। एक सेकंड रुकिए, ये बात थोड़ी पच नहीं रही। अच्छा? मतलब अगर किसी मासूम के साथ कुछ बहुत बुरा होता है और मुझे उस पर गुस्सा आता है, मैं चाहता हूं कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो वो मेरी अपनी आवाज कैसे नहीं है? ये तो एक इंसान होने के नाते मेरी अपनी भावना है ना। इसे आप प्रोग्रामिंग कैसे कह सकती हैं? मैं समझाती हूँ। ये एक बहुत ही जायज सवाल है आपका। देखिए, गुस्सा आना एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। हाँ, वही तो। एक इंसान होने के नाते दर्द देखकर गुस्सा आएगा ही। हाँ। लेकिन उस गुस्से का समाधान सिर्फ कठोर सजा में ही खोजना, ये प्रोग्रामिंग है। अच्छा। समाधान खोजना प्रोग्रामिंग है। बिल्कुल। जब से हम पैदा होते ना, हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि राज्य के जो कानून हैं, वे सब मिलकर हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला फीड कर देते हैं। हमें बचपन से ही ये रटा दिया जाता है कि अपराध का मतलब है सजा और बड़े अपराध का मतलब है बड़ी सजा। ओके, तो मतलब हमने मान लिया है कि यही एक तरीका है। एकदम। हमें यह सोचने के लिए ट्रेन किया गया है कि न्याय का सिर्फ एक ही रूप है, और वो है प्रतिशोध या दंड, बदला लेना। हाँ, अगर किसी ने दर्द दिया है तो उसे वापस दर्द देना ही न्याय है, ऐसा हम मानते हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम सब एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जहां हमने बदले और न्याय यानी रिवेंज और जस्टिस के बीच के फर्क को ही पूरी तरह से मिटा दिया है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कंडीशनिंग में हम ये पूछना ही भूल जाते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सच में काम करता भी है या नहीं। हाँ, पॉइंट है। अगर हम इस पूरे समाज को एक सिस्टम मान लें और अपराध को एक वायरस, ठीक है, तो क्या इस सजा वाले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने कभी असल में सिस्टम को वायरस से बचाया है? देखिए, मुझे पता है कि जो भी लोग हमें भी सुन रहे हैं ना, उन्हें ये बात थोड़ी किताबी लग रही होगी, थोड़ी इम्प्रैक्टिकल लग रही होगी। हाँ, आमतौर पे ऐसा ही लगता है। क्योंकि हमारा आमतौर यही होता है कि भाई बिना खौफ के तो समाज चल ही नहीं सकता। सही बात है। अगर सजा का डर नहीं होगा, फांसी का डर नहीं होगा, तो लोग तो सड़कों पे खुलेआम अपराध करने लगेंगे ना। क्रिमिनल्स के अंदर ये डर तो होना ही चाहिए कि अगर मैंने ये किया तो मेरी जान भी जा सकती है। और यही पर हम क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझने में सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कैसे? हम ये मान लेते हैं कि अपराधी हमारी और आपकी तरह एक रैशनल इंसान है जो बहुत सोच समझ कर काम करता है। हाँ, हम सोचते हैं कि वो कोई भी अपराध करने से पहले बकायदा दिमाग में एक एक्सेल शीट खोलता है और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है कि अगर मैं ये अपराध करूंगा
तो मुझे क्या फायदा होगा और पकड़े जाने पर कितनी सजा मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हाँ, वो तो है। जब कोई अपराध होता है ना, तो उसके पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। कौन कौन से? पहला, हीट ऑफ द मोमेंट या अत्यधिक जुनून, जहां इंसान का दिमाग लॉजिकली सोचना ही बंद कर देता है। मतलब गुस्से में या पागलपन में कुछ कर दिया। हाँ। दूसरा है सत्ता और ताकत का नशा, जहां अपराधी को लगता है कि वो सिस्टम से बहुत ऊपर है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ये पूर्ण विश्वास कि मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। ओह, ये बहुत बड़ी बात है ना? किसी भी अपराधी को अपराध करते वक्त सजा का डर इसलिए नहीं रोकता क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि वो कानून की पकड़ में ही नहीं आएगा। उसे सजा की परवाह ही नहीं होती उस वक्त। ये बात लॉजिकल तो बहुत लगती है। मतलब अगर कोई सोच ही नहीं रहा पकड़े जाने के बारे में, तो सजा का डर क्या ही करेगा। बिल्कुल। इसे ना हम एक ऐतिहासिक उदाहरण से समझते हैं जो इस रिसर्च में दिया गया है, और ये इसकी बुनियाद को और पुख्ता करता है। कौन सा उदाहरण? आपने विक्टोरियन इंग्लैंड का वो मशहूर किस्सा सुना है, पॉकेटमारी वाला? पॉकेटमारी वाला? नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। उस दौर में ना पॉकेटमारी यानी जेब काटने की सजा फांसी हुआ करती थी। क्या बात कर रही है? सिर्फ पॉकेटमारी के लिए फांसी? ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। जी हाँ, प्रशासन को लगता था कि इतनी खौफनाक सजा देख के लोग डर जाएंगे और पॉकेटमारी बंद हो जाएगी। वही जो हमारा नॉर्मल लॉजिक होता है। बिल्कुल। तो जब किसी पॉकेटमार को बीच चौराहे पर सरेआम फांसी दी जाती थी, तो उसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा होती थी। ठीक है। राज्य सोचता था कि हम डर का एक उदाहरण सेट कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि देखो ऐसा करोगे तो ये अंजाम होगा। तो इसका असर तो होना चाहिए था ना। लेकिन आपको पता है उस वक्त उस भीड़ में क्या हो रहा होता था? क्या? उसी भीड़ में दूसरे पॉकेटमार लोगों की जेबें काट रहे होते थे। हे भगवान, सीरियसली? हाँ, सोचिए, सामने एक आदमी को उसी जुर्म के लिए फांसी पर लटकाया जा रहा है और नीचे खड़े अपराधी बिल्कुल वही जुर्म कर रहे हैं। ये तो मतलब दिमाग के तार हिला देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि उनका फोकस उस फांसी पर नहीं था, उनका फोकस इस बात पर था कि भीड़ का ध्यान बटा हुआ है, सब ऊपर देख रहे हैं और ये जेब काटने का सबसे सही मौका है। बाप रे, डर ने वहां बिल्कुल काम नहीं किया, 0 असर। उफ, ये तो हमारी कठोर सजा से अपराध रुकता है वाली पूरी की पूरी थ्योरी को ही ध्वस्त कर देता है एकदम। और अगर हम इसी नजरिए से उस तेलंगाना वाले दिशा केस और चाटनपल्ली एनकाउंटर को देखें ना, तो कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। अगर हम उस पूरी घटना को सिर्फ एक जज्बाती पल के बजाय एक सामाजिक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में देखें तो क्या नजर आता है? हमारी हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना ये थी कि तुरंत और कठोरता मौत से खौफ पैदा होगा और कल से महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक जाएंगे। हाँ, लेकिन वो प्रयोग बुरी तरह फेल हो गया। बहुत बुरी तरह। जब हम रिसर्च के उन ठंडे और कड़वे आंकड़ों की तरफ देखते हैं ना, तो वो जो 2019 में बांटी गई मिठाइयां थी वो बहुत खोखली लगने लगती हैं। वो सारा जश्न बस एक छलावा लगता है। और वो आंकड़े क्या कहते हैं? अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB, हाँ, NCRB का डेटा जो हमारे सामने है, उसके अनुसार 2020 से 2024 के बीच देश में रेप के 1.45 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 1.45 लाख? और ये सिर्फ वो मामले हैं जो रिकॉर्ड तक पहुंचे हैं। जो दर्ज ही नहीं हुए उनकी तो गिनती ही नहीं है। और अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी के गणित में बदले ना, तो ये हर दिन औसतन 85 रेप की घटनाएं हैं। 85 महिलाएं हर दिन, सिर्फ एक दिन में। हाँ। उस एनकाउंटर के बाद, उस तथाकथित खौफ के कायम होने के बावजूद। और मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ 2024 तक का डेटा है। और रिसर्च आगे क्या बताती है? 2025 और 2026 में इन अपराधों का ग्राफ नीचे जाने के बजाय और ऊपर ही गया है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर सबसे क्रूर सजा और पुलिस एनकाउंटर भी हर दिन होने वाले 85 बलात्कारों को नहीं रोक पा रहे हैं, तो हम लगातार वही पुरानी मांग क्यों दोहराते रहते हैं? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हम हर नए अपराध पर फिर से वही कठोर सजा का राग क्यों अलापते हैं? क्योंकि अब यहाँ ना एक बहुत ही डार्क साइकोलॉजी काम करती है जिसे हमें समझना होगा। कौन सी साइकोलॉजी? जब समाज अंधाधुंध तरीके से हर बड़े अपराध के लिए फांसी या मौत की मांग करता है ना, तो हम अनजाने में अपराधी को एक अलग ही दिशा में धकेल देते हैं। परवर्स इंसेंटिव कहा गया है। परवर्स इंसेंटिव? मैं इसे समझना चाहता हूँ, ये कैसे काम करता है? मान लीजिए एक व्यक्ति ने रेप किया। ठीक है, अब उसे पता है कि अगर वो पकड़ा गया
तो समाज और कानून उसे फांसी पर लटका देंगे या उसका पुलिस एनकाउंटर हो जाएगा। क्योंकि समाज यही मांग कर रहा है। ऐसे में उस अपराधी के पास अपनी जान बचाने का सबसे पक्का तरीका क्या बचता है? कि कोई गवाही न बचे। हे भगवान, बिल्कुल, वो प्राइमरी विटनेस यानी उस पीड़िता को ही मार डालता है। उफ। कानून को सख्त करके हमने अनजाने में अपराधी के मन में ये कैलकुलेशन डाल दिया कि अगर मैं इसे जिंदा छोड़ूंगा तो ये पुलिस को बता देगी, मुझे पहचान लेगी और मैं फांसी चढ़ूंगा। लेकिन अगर मैं इसे मार दूं और लाश छुपा दूं तो शायद मैं बच निकलूं। और यही वजह है, अब मुझे समझ आ रहा है कि इन वर्षों में हर साल लगभग 1000 मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जहां रेप के बाद पीड़िता की बेहद निर्मम हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, यही वो पर्वर्स इंसेंटिव है। मतलब हम न्याय के नाम पर जो मांग कर रहे हैं वो असल में उन पीड़ितों के लिए डेथ वारंट साबित हो रही है। एकदम सही। हम आग को बुझाने के लिए उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं और फिर हैरान हो रहे हैं कि लपटें कम क्यों नहीं हो रही हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। हमने एक ऐसा लूप बना लिया है जहां हम एक ही काम बार बार करते हैं और हर बार अलग नतीजे की उम्मीद करते हैं, जो कि पागलपन है। तो यहाँ ना एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। क्या? अगर सजा से अपराध नहीं रुकता, अगर फांसी और एनकाउंटर से समाज सुरक्षित नहीं होता, बल्कि कई बार अपराध और भी ज्यादा क्रूर हो जाता है, जैसा आपने बताया, तो फिर ये पूरी न्याय व्यवस्था, ये विशाल अदालतें, ये भारी भरकम पुलिस फोर्स और जेल, ये सब किस लिए भाई? सरकारें हर दिन नए और सख्त कानून क्यों पास कर रही हैं? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें ना, इस रिसर्च के सबसे गहरे और कड़वे निष्कर्ष की तरफ चलें, तो जवाब ये है कि ये सारा जो ताना बाना है, ये जो कानून और सजा का सिस्टम है, ये असल में अपराध रोकने के लिए है ही नहीं। क्या बात कर रही हैं? फिर किस लिए है? ये राज्य यानी हमारी सरकारों और व्यवस्था द्वारा अपनी असल जिम्मेदारियों और नाकामी को छुपाने का एक बहुत ही आसान शॉर्टकट है, एक बहाना है। सरकारें अपनी कौन सी नाकामी छुपा रही हैं? देखिए, एक सुरक्षित समाज ना रातों रात नहीं बनता। उसके लिए आपको समाज में मौजूद गहरी आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करना होगा। गरीबी और इनइक्वालिटी खत्म करनी होगी। बिल्कुल। आपको एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम बनाना होगा जो बच्चों से सिर्फ रट्टा ना मरवाए बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए। सही बात है। आपको लोगों की मेंटल हेल्थ पर भारी इन्वेस्टमेंट करना होगा। आपको पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के खिलाफ जमीन पर जाकर लड़ना होगा। और ये सब करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। इसमें दशकों की मेहनत लगती है, अरबों का फंड चाहिए और भयंकर राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। और सच कहूं तो कोई भी सरकार इतने लंबे विजन पर काम नहीं करना चाहती, क्योंकि चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं ना। बिल्कुल, एकदम सही पकड़े आप। इसकी तुलना में अपराध होने के बाद किसी एक व्यक्ति को पकड़कर उसे मीडिया के कैमरों के सामने फांसी पर लटका देना या उसका इनकाउंटर कर देना बहुत आसान है। बहुत आसान है। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। राज्य बस ये सजा का एक इवेंट क्रिएट करता है, एक तमाशा बनाता है, ताकि जनता को लगे कि सरकार बहुत स्ट्रांग है, सरकार तुरंत एक्शन ले रही है। मैं समझ रहा हूं। तो क्या हम एक ऐसे घर की तरह हैं जिसकी नींव पूरी तरह से सड़ी हुई है, अंदर से खोखली हो चुकी है? हाँ, एकदम ऐसा ही है। और जो सरकार है, जो इस घर का बिल्डर है, वो उस नींव को खोदकर उसे मजबूत करने का भारी और मुश्किल काम नहीं करना चाहता। इसके बजाय वो बिल्डर क्या करता है? वो इमारत के बाहरी हिस्से पर बहुत ही चमकदार और महंगा नया पेंट कर देता है। बिल्कुल। और फिर हमसे कहता है, देखिए इमारत कितनी सुंदर और सुरक्षित लग रही है। और वो जो चमकदार पेंट है ना, वही सजा है। हम आम लोग उस पेंट को देखकर न्याय के भ्रम में जीने लगते हैं। बहुत खूब। और यही कारण है कि इस रिसर्च का नाम इल्यूजन ऑफ जस्टिस है, न्याय का भ्रम। जब किसी अपराधी को सजा मिलती है तो हमारे अंदर का वो जो प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर है ना, वो शांत हो जाता है। हमारी बदले की भावना संतुष्ट हो जाती है और हम चैन की नींद सोते हैं कि चलो न्याय हो गया। हाँ, लेकिन असल में समाज का फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं बदला होता। अगले दिन वही कमजोर नींव, वही असमानता, वही टॉक्सिक सोच एक नए अपराध को जन्म दे देती है। और हम फिर से पेंट का एक नया डिब्बा लेकर सड़कों पर खड़े हो जाते हैं, इसे फांसी दो, उसे फांसी दो। बस यही साइकिल चलती रहती है। ये सच में दिमाग के तार हिला देने वाला एनालिसिस है। हम न्याय के नाम पर असल में सिर्फ प्रतिशोध को संस्थागत कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। और मजे की बात देखिए, हम इंसान मानते हैं कि हम इस धरती की सबसे बुद्धिमान प्रजाति हैं। बिल्कुल। हमने विज्ञान
और फिजिक्स के नियमों को समझा और इंसान को चांद तक पहुंचा दिया। हमने यूनिवर्स के राज खोल दिए क्योंकि हमने वहां फैक्ट्स और डेटा पे काम किया। लेकिन जब बात खुद के बनाए समाज की आती है ना, जब बात अपराध मुक्त समाज की आती है, तो हम आज भी पाषाण युग वाली मानसिकता में जी रहे हैं। स्टोन एज में हम एकदम खून के बदले खून और आंख के बदले आंख। इंसान मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन अपने खुद के मोहल्ले को सुरक्षित नहीं बना पाया है। क्योंकि हम विज्ञान और डेटा की नहीं, अपनी कंडीशनिंग की सुन रहे हैं। जब तक हम राज्य के इस सजा वाले बहाने को कबूल करते रहेंगे, जब तक हम सरकारों को उनकी असली जिम्मेदारी से भागने देंगे, तब तक समाज कभी अपराध मुक्त नहीं हो पाएगा। इस पूरी चर्चा को अगर मैं एक लाइन में समेटना चाहूं तो वो शायद ये होगी कि न्याय का मतलब पीड़ित के दर्द की बराबरी करना नहीं है। न्याय का मतलब ये सुनिश्चित करना है कि कोई अगला पीड़ित ना हो। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। फिलहाल हम अपने आज के गुस्से को शांत करने के लिए अपने कल की सुरक्षा का सौदा कर रहे हैं। बिल्कुल। ये हमें आज की इस गहरी पड़ताल के अंत में एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े विचलित करने वाले विचार पर लाकर खड़ा करता है। एक ऐसा विचार जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। हम सबने ये जान लिया, आंकड़े देख लिए, साइकोलॉजी समझ ली कि सजा का डर काम नहीं करता, एनकाउंटर और फांसी से समाज सुरक्षित नहीं होता। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम बदलने को तैयार हैं? हाँ, क्या एक समाज के रूप में हम इतनी हिम्मत है, इतनी ऑनेस्टी है कि हम बदले की इस पूरी व्यवस्था को ही नष्ट कर दें? ये बहुत मुश्किल सवाल है। अगर हमें ये पूरी तरह से पता चल जाए कि न्याय का मतलब किसी अपराधी को दर्द देकर तड़पाने में नहीं, बल्कि समाज की उस सड़ी हुई नींव को उखाड़कर नया बनाने में है, तो क्या हम अपनी उस रटी रटाई खून की प्यासी न्याय की मांग को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार होंगे? क्या हम उस झूठे पेंट को खुरच कर नींव की असली गंदगी का सामना करने का साहस जुटा पाएंगे? सोचिएगा जरूर।